नमस्कार, मैं हूं रोमिता। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभा सिंघई, जो कि बांसल हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर अनुभा, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि बढ़ती उम्र में किस तरह से जो परिवर्तन है शरीर में वो आते हैं और फिजियोथेरेपी इसके लिए किस तरह से की जा सकती है। इस पर आज अनुभा जी से हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप भी इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डॉक्टर अनुभा से सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनुभा, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अब बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो इस बढ़ते परिवर्तन के साथ हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? जी रोमिता, देखिए एजिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। हम सब एज करते हैं, चाइल्डहुड से हम यंग अडल्ट बनते हैं, फिर एज्ड होते हैं, मिडिल ग्रुप क्रॉस करते हुए हम बुज़ुर्ग होते हैं। तो बुज़ुर्ग जब होते हैं तो बहुत सारे सिस्टम्स अफेक्टेड होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि कुछ हमें दिखते हैं, कुछ हमें नहीं दिखते, महसूस होते हैं। ये परिवर्तन नेचुरल हैं और उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, प्लीज़ आई रिपीट, ये कोई बीमारी नहीं है। एजिंग इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। सभी सिस्टम्स अफेक्टेड होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हमारा हार्ट, हमारी धमनियाँ। जो ब्लड पहले आपके हार्ट फ्लो करता था, अब उससे काफ़ी कम वो स्तर हो जाता है जो जितना खून वो फेंक रहा है। ब्लड प्रेशर इस वजह से बढ़ता है नेचुरली, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज़ हैं हार्ट से संबंधित, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, धीरे धीरे वो हार्ड हो जाती हैं। वी कॉल इट ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो इस धमनियों के टाइट होने की वजह से ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, तो कई बार पेशेंट को बहुत एक्सर्शन फील होता है। इसके अलावा लंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उतना ऑक्सीजन हम पहले की तरह नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हम सांस बहुत शैलो ले रहे हैं, बहुत हल्की फुल्की ले रहे हैं, बहुत गहरी नहीं ले रहे, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल अंदर तक बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता। इसके अलावा मांसपेशियों में देखें अगर आप, तो बहुत सारा मांस लूज़ होने लगता है। जो लीन मांस है मसल्स का, वो बहुत लॉस होता है, तो हमको फील होता है कि हमारी मसल्स बहुत शिथिल हो गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। बोन्स के लेवल में देखूं तो सबसे ज़्यादा नोटेबल चेंजेस होते हैं 45 के एज के बाद ही। हमारी बोन की जो सेल्स हैं वो वीक ख़त्म होने लगते हैं और नए सेल्स का फॉर्मेशन थोड़ा कम होता है, इसलिए हम उसको ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बोलते हैं, जो कि होते हैं। इसके अलावा स्किन में चेंजेस होते हैं, किडनी में चेंजेस होते हैं, लेकिन ये सभी चेंजेस नेचर के साथ हैं, एसोसिएटेड हैं। तो प्लीज़ इसको बीमारी मत समझें, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। चलिए, तो अभी आपने समझा कि बढ़ती उम्र के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसे बीमारी ना समझें, बल्कि उनको समझ के उनके इलाज के बारे में सोचें। जिस तरह से डॉक्टर अनुभा ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ जिस तरह से हम बचपन से युवा एज में आते हैं और फिर बूढ़े होते हैं, एक पूरा लाइफ साइकिल है जिसमें चेंजेस होना ज़रूरी है और उन चेंजेस के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। डॉक्टर अनुभा, वृद्धावस्था में अक्सर हम सुनते हैं कि जो वृद्ध हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो फिजियोथेरेपी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर फिजियोथेरेपी होता क्यों है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है और क्या है ये? देखिए, हर स्टेज में लाइफ के, मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया है कई बार, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फिजियोथेरेपी मूवमेंट साइंस है। जब मूवमेंट होगा बॉडी में, तभी हमारे सारी ऑर्गन्स अपने नेचुरल स्टेट में रहेंगी। बुजुर्गावस्था में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी हमने बताए कि चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, उन चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है, उनके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, ये फिजियोथेरेपी में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ये ना समझें आप कि अब क्योंकि उम्र बढ़ गई है और अब तो ये होगा ही, तो उसको वहीं एक्सेप्ट करके स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें अपनी एक्टिविटीज़ में, दिनचर्या में। वो गलत है। आप उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालिए, ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जो उन चेंजेस के कोऑर्डिनेशन में आपको भी एक्टिव रखें। एक्सर्शन से बचें, लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि इनएक्टिव लोग 2 गुना ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं सभी टाइप की बीमारियों के, जो कि एक्टिव लोग नहीं होते। तो इसलिए वृद्धावस्था में फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइजेस और दर्द का भौतिक चिकित्सा, नेचुरल चीज़ों से दर्द कम करना, क्योंकि दर्द होता है उसको वहीं के वहीं उसको ट्रीट करना है और आगे बढ़ना है। दवाइयों पे निर्भरता कम रखनी है, हर एज में ज़रूरी है और ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर मेडिसिन के हम जानते हैं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एग्जाम्पल ले लीजिए, कई सारे दर्दों में हम देते हैं, खाते हैं, लेकिन उससे हमारी बोन और वीक हो जाती है। ये सब चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़े, आप ज़्यादा हेल्दी रह सकें, लॉन्गर लाइफ जी सकें, इसलिए फिजियोथेरेपी ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है।
चलिए, तो अभी आपने समझा कि फिजियोथेरेपी क्या होता है और क्यों ज़रूरी है ये वृद्धावस्था में। जिस तरह से डॉक्टर अनुभा ने आपको बताया कि चेंजेस हो रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करें और फिर इस तरह से अपने चेंजेस के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालने का प्रयास करें ताकि किसी तरह की परेशानी आपको ना हो। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर राहुल बनारस से जुड़े हुए हैं। राहुल, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। मेरे घुटने में दर्द होते हैं। जी जी, जैसे राहुल ने बताया कि नी पेन यानी मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम फेस होता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं घुटने दर्द के, पर सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो राहुल, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना ज़मीन पे बैठना, पालथी मारना, स्क्वैट करना, उखरू बैठना थोड़ा कम करना है। यानी कि अगर आप बार बार ये चीज़ करेंगे तो ज़ोर पड़ेगा और मांसपेशियों में अगर ताकत नहीं है घुटने की तो आपको बहुत दर्द होगा। तो सबसे पहले सिकाई करें गर्म पानी की थैली से, दिन में 2 से 3 बार घुटने के आसपास सिकाई करें। फिर ये चीज़ें ना करें जो दर्द को बढ़ा रहा है, जैसे मैंने बताया, और एक सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सीधा लेट के घुटने के नीचे एक तौलिया रखिए गोल घुमाकर और उसको घुटनों से ज़ोर से दबाइए, 10 सेकेंड रोकिए और ढीला करिए। ये दिन में अगर आप 100 बार करते हैं तो आपके घुटने की मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी। और 90 डिग्री पर बैठने की भी प्रयास करें, मतलब आप टिक जाएं बिस्तर पे और सीधे पैर रखकर बैठें 10-10 मिनट, ताकि खिंचाव मिले आपकी मांसपेशियों को। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, अपार्ट फ्रॉम गर्म सिकाई ज़रूर करें। चलिए, डॉक्टर अनुभा, गितिक फिजियो मुख्यतः किन बिंदुओं पर काम करता है, या मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जीरियाट्रिक फिजियोथेरापी यानी बुजुर्गावस्था में जो फिजियोथेरापी के प्रिंसिपल हैं वो 3 मेन हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। सबसे पहले है ताकत, यानी मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की ताकत। दूसरा है गतिशीलता, यानी आपको मूवमेंट और मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी की, अपनी ओवरऑल जॉइंट्स की बनाकर रखनी है। और तीसरी है संतुलन, यानी बैलेंस। अगर आप इन दोनों का बैलेंस बनाएंगे, ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी का, और अपना बैलेंस बनाएंगे यानी कि गिरने की चांसेस कम से कम रखेंगे, तो आप एक निश्चित ही तौर पे एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएंगे। तो ये 3 मुख्यतः तरीके हैं जिनसे हम काम करते हैं। सारी मांसपेशियों की इतनी ताकत रहे कि आप अपने डेली के काम कर सकें, आप उठ बैठ सकें, आप चल सकें, पैदल चल सकें, और फेफड़ों की ताकत भी बढ़ाएं, और साथ ही साथ बैलेंस पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई नहीं है तो आप गिरें, चोटिल हो जाएं और फिर एक बेड रिडन हो जाएं। तो ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो डिपेंड करती हैं कि आप क्या किसी टाइप की समस्या से जूझ रहे हैं। और रोमिता, तो 2 चीज़ों को मैं कहूँगी कि हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरीज होते हैं बुजुर्ग पेशेंट्स में। पहली वो है जिन्हें कार्डिक प्रॉब्लम, यानी कि कार्डिक डिसीज़, कोई बाईपास हुआ है या नहीं, इस टाइप के डिसीज़ के हैं। दूसरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के पेशेंट्स होते हैं, कभी निमोनिया हुआ था या सांस लेने की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी होती है मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट्स, अर्थराइटिस के, ऑस्टियोपोरोसिस के, या लकवे वगैरह के भी हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो पेशेंट्स नहीं हैं एज सच, कुछ बीमारी नहीं है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो बुज़ुर्ग हैं इसलिए वो बीमार हैं। तो ये तीनों कैटेगरी का ट्रीटमेंट अलग अलग उद्देश्य के साथ हम करते हैं। चलिए, आगे जानते हैं डॉक्टर अनुभा, ओल्ड एज में कुछ कॉमन कंडीशंस होती हैं जिनको लेकर फिजियोथेरेपी जो है वो ली जाती है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें पेशेंट को फिजियोथेरेपी लेना होता है? अभी मैंने वही बताया था कि फिजियोथेरापी में ओल्ड एज में सबको ही लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि फिजियोथेरापी कोई दवाई नहीं है कि आप तब लें जब ज़रूरत हो। फिजियोथेरापी इज़ बीइंग एक्टिव, बीइंग मोबाइल, ताकि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहें। तो पहले सभी को हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, जैसे कि आधा किलो से 1 किलो वज़न के साथ सिंपल मूवमेंट्स, कंधे के, घुटने के, पैरों के पंजे चलाना, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, ये सबको करना है। पैदल चलना 15 से 20 मिनट, जितना अपनी क्षमता के अनुसार, वो सबको करना चाहिए। दूसरा ये होता है कुछ कॉमन कंडीशंस, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एक डीजनरेटिव चेंज है, बहुत सारे जॉइंट्स का हो सकता है, वेट बेयरिंग जॉइंट्स का ज़्यादा होता है, तो नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। लकवे के पेशेंट्स, स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं बुजुर्गावस्था में। पार्किंसंस यानी पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स भी होते हैं, जो एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, ये कॉमन है। फिर अगर आप फ्रैक्चर्स हुए हैं ओल्ड एज में तो उसको हील करना बहुत मुश्किल है, वो पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं। ये सारी कॉमन कंडीशंस हैं जो बुजुर्गावस्था में हम देखने को मिलती हैं।
चलिए, तो अभी आपने जाना कि जो फिजियोथेरेपी है ये ज़रूरत पड़ने पर नहीं बल्कि आप अपने बॉडी के मूवमेंट को बरकरार रखें, इसलिए लेनी ही चाहिए और वृद्धावस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस वक्त हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो इस कंडीशन को समझें और फिजियोथेरेपी के लिए ज़रूर जाएँ। डॉक्टर अनुभा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये मैं आपसे समझना चाहूँगी, साथ ही साथ कुछ खास प्रकार की एक्सरसाइज इसके लिए होती होगी, उसके बारे में बताएं। ऑस्टियोपोरोसिस मिलियंस ऑफ लोग हैं दुनिया में जो इससे जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे साइलेंट डिसीज़ भी कहते हैं हम, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का पता तब तक नहीं चलता है जब तक आप कोई फ्रैक्चर से अंडरगो नहीं करते। आप गिरते हैं, बहुत ही जल्दी एक फ्रैक्चर हो जाता है, आप समझ नहीं पाते ये कैसे हो गया। आप तो बाथरूम में गिरे थे, आप किचन में गिरे थे, आप सिर्फ थोड़ी कलाई मुड़ी थी। सबसे कॉमनली अफेक्टेड एरियाज़ देखने को मिलते हैं हमको कूल्हे की हड्डी, जो फीमर है उसका नेक बहुत ही कमज़ोर पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास बुज़ुर्ग आते हैं जिनकी कूल्हे की हड्डी टूटती है। फिर स्पाइन, आपके बैक में फ्रैक्चर होना, स्पाइनल फ्रैक्चर्स, या रिस्ट, ये 3 सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड एरियाज़ हैं जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स को होते हैं, फ्रैक्चर्स जिनमें होते हैं। कारण ये है ऑस्टियोपोरोसिस का, विटामिन डी बहुत ही कम है हमारी हड्डियों में क्योंकि हम आजकल धूप में रहना ही नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। दूसरा, कैल्शियम का लेवल भी बहुत कम है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि कैल्शियम विटामिन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, विटामिन डी कम होने से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जो बोन्स में कैल्शियम है वो इतना कम है कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं ले पाता, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए डाइटरी इंटेक तो ऑब्वियसली इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डाइट में ये चीज़ें शामिल करना, धूप में बैठना, थोड़ी देर चलना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइजेस में ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स के लिए हम खास तौर पे वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि जब आप थोड़ा वज़न के साथ एक्सरसाइज करते हैं आप तब जाके आपके ब्लड का कैल्शियम बोन्स एब्जॉर्ब करती हैं, हड्डियाँ एब्जॉर्ब करती हैं, मजबूत बनती हैं, तब आप फ्रैक्चर से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, पैदल चलना, एक एक पैर पे वज़न डाल के खड़े होने की प्रैक्टिस करना, साइकिलिंग कर सकते हैं। हाथों के लिए थोड़ा सा 1 लीटर की बॉटल पानी की पकड़कर उसको 10 बार उठाना, वापस करना, कोहनी मोड़ना, सीधा करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स को ध्यान से करनी चाहिए। चलिए, तो अभी आपने समझा कि क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस और किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अनुभा ने आपको ये भी बताया कि किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें अगर इसी तरह की किसी बीमारी से आप भी जूझ रहे हैं। आगे जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिस तरह से डॉक्टर अनुभा आपने पहले भी कहा था कि बहुत कॉमन ये होता जा रहा है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। साथ ही साथ घरेलू सावधानियाँ इसमें क्या कुछ बरती जा सकती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है कि आप घरेलू जो है क्या कुछ सावधानियां बरत रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिले। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी एक डीजेनरेटिव डिसीज़ है। होता यह है कि हमारे जोड़ उम्र के साथ घिसते हैं, जैसे हम लेमन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि घिसाव होता है, हड्डियों में कुछ चेंजेस होते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है, यानी कि जिन जोड़ों पे ज़्यादा वज़न पड़ता है बॉडी का, जिसमें सबसे कॉमन है हिप और नी। तो नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। होता यह है कि एक कार्टिलेज जो होता है घुटनों में वो धीरे धीरे समय के साथ डैमेज हो जाता है और हील नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाता। ये कार्टिलेज सबसे ज़्यादा शॉक यानी वेट लेता है। जब हम युवावस्था में दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं तो हमको थकान होती है जो कि सोने के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन जब बुजुर्ग अवस्था आती है तो थोड़ा ही चलने पे वो दर्द के फॉर्म में निकलता है। वो इसलिए क्योंकि कार्टिलेज अब वियर एंड टेयर हो गया उसमें और अब वो शॉक नहीं ले पा रहा है, उसमें डैमेज हो रहा है। तो सारा का सारा स्ट्रेन आपके जॉइंट पे पड़ रहा है। जो 2 हड्डियों के बीच का जॉइंट है वो घिस घिस के पास आ गया है। जॉइंट स्पेस जो होनी चाहिए दोनों हड्डियों के बीच में वो अब कम हो गई है घिसाव की वजह से, और अब हड्डियाँ आपस में टकराती हैं जो दर्द का फॉर्म देती हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, सबके साथ होते हैं, लेकिन सीधा प्रपोर्शन है इसका एज के साथ ज़्यादा वेट से। वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा घुटने पे। कहते हैं कि 1 पाउंड अगर वेट आप बढ़ा रहे हैं तो 4 पाउंड कम से कम फ़र्क उस घुटने पे पड़ रहा है, ज़ोर पड़ रहा है। तो अगर ओल्ड एज में हम पूरी तरह से सेडेंटरी हैं, हम नहीं मूव कर रहे, तो धीरे धीरे वज़न बढ़ेगा, और जब वज़न बढ़ेगा तो उसका दुष्प्रभाव घुटनों पे पड़ेगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस ज़्यादा एविडेंट होंगे। फिर कई बार हम अपनी रूटीन हैबिट्स को नहीं चेंज करते, जैसे कि हम फिर भी स्क्वाट करते हैं, जब हड्डियाँ पास आ गई हैं, घिस रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, फिर भी हम इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बुज़ुर्गों में हमने देखा है। कमोड यूज़ करना शुरू करें, वो काफ़ी लाभदायक होगा। इसके अलावा ज़मीन पे पालथी मारकर बैठना, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नीचे बैठना, 2-2 घंटे तक नीचे पालथी मार के बैठना, ये सब चीज़ें दर्द को और तकलीफ़ को बढ़ा देती हैं।
और अल्टीमेट रिजल्ट पड़ता है आपकी कमर पे। तो ये सब चीज़ों को अपनी रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बदलिए। फिर घरेलू चिकित्सा में ये कर सकते हैं कि गर्म पानी की थैली की सिकाई ज़रूर करें। इससे ये होगा कि हड्डियों में कुछ नहीं होता, लेकिन मांसपेशियाँ जो हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, जो घुटने को काम करती हैं, मोड़ती और सीधा करती हैं हमको, उसमें सिकाई करने से उसका दर्द कम होगा, उसका लचीलापन बढ़ेगा और धीरे धीरे आपको वो दर्द का एहसास कम होगा। तीसरी चीज़, जैसे मैंने अभी बताया था, एक सिंपल एक्सरसाइज, घुटने के नीचे तौलिया लगाएं और उसको 100 बार दिन भर में दबाएं घुटनों से, ताकि घुटने की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट हों और उसमें खून का संचार बढ़े। और सीधा बैठें, बहुत ज़्यादा लेटे ना रहें या पूरे टाइम झुक के ना काम करें, सीधे बैठें ताकि खिंचाव मिले मांसपेशी को। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो आप घर पे कर सकते हैं। बाकी फिजियोथेरापी के लिए आप ज़रूर संपर्क करें। कुछ मोडालिटीज़, कुछ मशीन्स होती हैं फिजियोथेरापी में जो बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, टेंस। ये मशीन्स नेचुरल तरीके से दर्द को कम करती हैं और आपको ज़्यादा लचीला, ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती हैं। चलिए, तो आर्थराइटिस के बारे में आपने जाना, साथ ही साथ घरेलू क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। ध्यानेंद्र ग्वालियर से कॉलर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्यानेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। मेरे तलुए में, पैर के तलुए में जलन मचती है और बहुत ही सुई सी गुजती हैं और गर्मी लगती है बहुत उसमें, और कभी कभी हमारे उसमें स्पंजी पैर हो जाता है। जी, जैसे आपने बताया है कि सुई चुभना या नंबनेस, टिंगलिंग जो है, और ये इसका कारण कई बार कमर से भी संबंधित हो सकता है। यदि कमर में रीढ़ की हड्डियों के बीच में कई बार अपनी नस दबाव पड़ता है नस पे, उसकी वजह से भी तलवे में सुन्नपन होना, पसीना आना हो सकता है, और कई बार कोई ना कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में भी हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में एक बार आपको सामने कंसल्टेशन देना ज़रूरी है। बट फिलहाल आप घर पे ये कर सकते हैं कि पैर के पंजों को बहुत बहुत बार चलाना है, 100 से 150 बार आपको उनको खिंचाव देना है ताकि खून का संचार बढ़े। दूसरा, एक बर्फ़ जमा लीजिए, या तो एक बॉटल में पानी रखकर उसको बर्फ़ के फॉर्म में रखें और उस पर तलवा रखें और उससे आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। तो उससे आपका तो जो प्लांटर फेशिया होता है वो थोड़ा लचीला होगा और बर्फ़ से भी सुन्नपन काफ़ी कम होगा। तो ये चीज़ें घर पे शुरू करें, पर एक बार दिखाएं ज़रूर। चलिए डॉक्टर अनुभा, ओल्ड एज में अक्सर हम देखते हैं कि ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं ना, काफ़ी तरह की बीमारियां होती हैं। डायबिटीज़ आजकल कॉमन है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इन बीमारियों के लिए भी एक्सरसाइज जो है वो होती है, और क्या इससे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है? जी हाँ, डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, दोनों ही एक टाइप की रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं और हार्मोनल डिसबैलेंस है। डायबिटीज़ में इसलिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो शुगर लेवल बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, उसको हमको रेगुलेट करने के लिए उसको यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम वॉक करने, हमेशा आपने सुना होगा कि एडवाइस करते हैं, और क्यों करते हैं उसका रीज़न यही है, जब 30 से 45 मिनट आप वॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस शुगर का जो रिज़र्व है ब्लड में, जो शुगर लेवल रेज हो रहा है, उसको काफ़ी हद तक यूज़ में ले आते हैं, तो वो एक नेचुरल नॉर्मल लेवल पे आता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर चांस होते हैं कि फुट में अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसके लिए फुट की एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फ्लैट फुट है, अगर आपके पंजे में सुन्नपन है, जैसे अभी आपने सुना, तो उस केसेस में हमको प्लांटर फेशिया, अपने पैरों को, पंजों को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना ज़रूरी है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें आप अपनी लार्जर मसल्स को यूज़ करते हैं, पैर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों को यूज़ करते हैं। तो साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, हो सके तो स्विमिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूर करें, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने का तरीका ये है कि हमारा हार्ट जो है ना, वो उतना ही समझता है जितना हम उपयोग करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि बुजुर्गावस्था में हम उसको उपयोग नहीं करते, हम अक्सर बैठना प्रेफर करते हैं, हम चलना प्रेफर नहीं करते। तो होता ये है कि जो 3-4 लीटर खून देने से ही हार्ट का काम चल जाता है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे अडेप्ट हो जाता है। अल्टीमेटली जब खून को फेंकना पड़ता है ज़्यादा, तो वो प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। तो उसके लिए एक रेगुलरिटी 30 to 45 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइजेस के, चाहे आप साइकिलिंग चुन सकते हैं, वॉकिंग चुन सकते हैं, या कोई और एक्टिविटी चुन सकते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों को नियंत्रित ज़रूर करेगी। चलो, तो अभी आपने समझा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है, इनके लिए भी एक्सरसाइज हैं, इन्हें आप कर सकते हैं और इसे कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि इन बीमारियों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है, भगवान दास, भोपाल से वो जुड़े हुए हैं। भगवान दास जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मैडम नमस्कार जी,
मैडम मुझे ये तकलीफ है कि जैसे रात को अपन सोते हैं, हेलो, जी रात को अपन सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है कि ये जांघों में नसें चटकती हैं और फिर जब करवट लेने तो वो पैर जब ऊपर हो जाता है तो फिर दर्द ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर दूसरे पैर में जो बल पे सोते हैं तो वहाँ दर्द उठता है, जांघ और घुटने के नीचे मसल्स में दर्द होता है। जी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है इस टाइप की प्रॉब्लम का वो ये है कि मांसपेशियां जो आपकी हैं वो लचीली नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने मांसपेशियों के लचीलापन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो टाइट होती है, अकड़ी होती है, तब अक्सर इस टाइप का क्रैम्पिंग पेन हमको महसूस होता है। तो एक सीधा बैठकर एक दुपट्टा या तौलिया लें और अपने पैर के पंजे को क्रॉस करते हुए उसको अपनी तरफ ज़ोर से खींचें, 10 सेकंड रोककर ढीला करें। ये दिन में बहुत 20-20 के सेट्स में ज़रूर शुरू करिए। दूसरा, जब सीधा बैठे हों तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर पैरों को सीधा रखकर बैठें। आपकी जांघों की मांसपेशियाँ, आपकी पिंडलियाँ, दोनों को खींचना बहुत ज़रूरी है। खींचेंगी, खून वापस जाएगा तो धीरे धीरे उसमें आराम मिलेगा। बाकी सोते समय 2 तकिए लगाकर पैरों को थोड़ा ऊपर रखिए ताकि खून वापस आए, उधर इकट्ठा ना हो जो जलन को जन्म दे रहा है। चलिए, एक और कॉलर है, राजेश डिंडोरी से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार मैडम। जी हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, ये मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ था जी 1 साल पहले और अब धीरे धीरे करके ये एड़ी में जो एंकल रीजन है वहाँ पर काफी दर्द होता है और कमर में नीचे कमर लोअर लंबर जोन में बहुत ज्यादा दर्द है, सर्वाइकल भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए धीरे धीरे करके एक्सरसाइज तो करता हूँ, बट इसमें जो है क्या करना चाहिए मुझे? अभी बहुत दर्द होता है। जी देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको जो एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं वो इसीलिए बताई जाती हैं कि आपके पैर के पंजों पे जो जोर पड़ रहा था अतिरिक्त पहले, वो अब कम हो, वेट का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी घर पे आपने कहा आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और सिकाई भी कर रहे हैं गर्म पानी की थैली की, तो वो ज़रूर करिए। बाकी हो सके तो फिजियोथेरेपी सेंटर ज़रूर विजिट करिए। जो मोडालिटीज़ हमारे पास हैं वो शायद आपको जल्दी रिलीफ दे दें, उतनी चीज़ें आपको सहायक होंगी। तो कोशिश करें अगर भोपाल आ सकें तो 1 हफ्ता भोपाल में आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ज़रूर अटेंड करें। जी चलो, तो आज आपने जाना कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, किस तरह से फिजियोथेरेपी दी जाती है और कितना ज़रूरी है ये वृद्धावस्था में, ये डॉक्टर अनुभा ने आपको बताया है। साथ ही साथ जो अन्य बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, उसमें भी एक्सरसाइज कितनी कारगर है इसके बारे में आपने समझा है। डॉक्टर अनुभा, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेकर और आपको बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए देखते रहिए वंसन न्यूज़।